नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 12 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या ध्यान रखना है आपको, अपने नोटबुक के साथ एक पेन लेके बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लास में बताए जाते हैं उन सबको लिखिए। जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि आपकी जब हैंड रिटन नोट्स होगी ना तो आप उसको जल्दी रिवाइज कर पाओगे और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैंने इतना पढ़ा है। जब खूब ढेर सारी नोट्स रहती है ना, पन्ने भरे रहते हैं, तो उसको देख के कॉन्फिडेंस आता है, पढ़ाई तो किया है। तो इसलिए अपनी राइटिंग में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन ज़रूर करिए क्लास। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले के 11 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार क्या करिए, इंटू 2 की स्पीड करके सारे लेक्चर्स को देख डालिए, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज के क्लास में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े लेंथी होंगे, नए पैटर्न पे होंगे और इकोनॉमी और पॉलिटी के क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है यूपीपीसीएस 2025 के लिए। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। मेंस में किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं ये भी बताया जा रहा है। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक राइटिंग कोर्स लेकर आया है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है जो कि मेंस 2024 के लिए है। इस क्रैश कोर्स में जो जीएस के पेपर है उनको वेरियस टॉपिक में डिवाइड कर दिया गया है और आपको टाइम टेबल प्रोवाइड किया गया है। और हर टॉपिक से मैं बताऊं, हर दिन एक नया टॉपिक आपको दिया जाएगा किसी पेपर से रिलेटेड, और उस टॉपिक से 5 ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिसके कि आंसर्स आप खुद लिखेंगे और हमें सेंड करेंगे। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देंगे। साथ ही साथ 5 ऐसे प्रश्न होंगे जिसके कि आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉडल आंसर्स। तो एक टॉपिक से अगर हम देखें तो 10 प्रश्न बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब आप इन 10 प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो मान सकते हैं कि टॉपिक तैयार हो गया है, क्योंकि हर तरीके से किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उसको देख कर प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करिए, सर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर आप मेंस 2024 में अपीयर हो रहे हैं इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और 2025 वाले अगर अभी से अपने मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत है आपके पास, तो वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा क्लास। देखिए, प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने मेंस की तैयारी प्रीलिम्स में अपीयर होने के पहले कर ली तो उसमें कॉन्फिडेंस भी रहता है आपको कि ठीक है मैंने सब पढ़ा है। तो चलो अब इन सब बातों को छोड़ते हैं और अपने स्टूडेंट से पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आप लोगों की जो डिमांड थी, मैम क्वेश्चन की साइज छोटी है, मैम दिख नहीं रहा है, ब्लर हो रहा है, तो सारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अब मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से प्रश्न को पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले वहाँ से पढ़ सकते हैं, और मैं स्लाइड से थोड़ा दूर हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, पढ़ लीजिए क्लास आराम से, मैं यहीं पर हूँ। यहाँ पर भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित बातें निहित है। प्रियम्बल की बात की गई है। पढ़िए, पहला पॉइंट क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और कभी अगर आपको ऐसा लगे क्लास कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो यहां पर देखिए हमने बात की है सबसे पहले पॉइंट पे स्थिति और अवसर की समानता की बात, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जस्टिस में, न्याय में हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है।
फिर चौथे में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की है, और पांचवें में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की है। और इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वह सही क्रम है जिसमें वे प्रस्तावना में दिखाई देती हैं। तो क्लास अब मैं थोड़ा सा आती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिए गए हैं इक्वालिटी की बात, ठीक है, हमने समानता की बात कर ली है। फिर यहाँ पर हम लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात, फिर न्याय की बात, ध्यान दीजिए, और फिर यहाँ पे बंधुता की बात, फ्रेटर्निटी की बात, ठीक है, और लास्ट में आपको दिया गया है राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब प्रियम्बल में ये सारी चीजें किस सीक्वेंस में अरेंज है ये आपको बताना है। ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले जब हमने प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न को डिस्कस किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे पूछा था कि कितने तरीके की इक्वालिटी की बात की गई है, कितने तरीके के जस्टिस की बात की गई है, आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे हम उसको। अब मुझे बताइए यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात की गई है, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, जस्टिस की, फ्रेटर्निटी की, या फिर यूनिटी की। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हमने न्याय की बात की है, और कितने प्रकार के न्याय की बात की है, 3 प्रकार के न्याय की बात की है। कौन कौन से न्याय की बात की है, जहां बैठे हो वहीं बोलो। सामाजिक न्याय की बात की है, आर्थिक न्याय की बात की है, और राजनीतिक न्याय की बात की है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सबसे पहले जस्टिस की बात हुई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस पर ध्यान दिया गया है। तो 3 देखो यहाँ पर कहां पर है, खाली 2 जगह 3 है, ठीक है। अब हमें देखना है 2 पहले होगा कि 1 पहले होगा। 2 ऑप्शन देखो यहाँ पर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता की बात की है। किसकी बात की है बताओ, लिबर्टी की। और मैंने आपको बताया था कि लिबर्टी याद करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, याद करो, दी बेस्ट फ्रेंड वर्शिप। मैंने आपको बताया था दी बेस्ट फ्रेंड वर्शिप, जहां पर टीएच मतलब क्या था, थॉट था, ठीक है, याद रहेगा क्लास। ई मतलब क्या था, एक्सप्रेशन था। बी मतलब क्या था, बिलीव था। एफ मतलब क्या था, फेथ था। और डब्ल्यू मतलब वर्शिप था। तो 1 2 3 4 5 पांच तरीके की लिबर्टी की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, और यही दूसरे नंबर पर है विचार वाला। तो यहां पर 2 हो गया। इसके बाद हमने इक्वालिटी की बात की है, देखिए समानता की बात की है। कितने प्रकार की समानता की बात की है, स्थिति और अवसर की, ठीक है। यहां पर देखिए स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात की है, तो 1 हो गया। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है बी, ठीक है, बी है क्लास। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्लाइड से हट जाऊं, अगर आप लोग चाहें तो देख लीजिए प्रश्न को, ये अच्छा प्रश्न है। इस तरीके से भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहां से सारा इंक मैंने हटा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्लास थोड़ा सा एक बार और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब भी प्रियम्बल से प्रश्न बनेगा तो वो किस तरीके से प्रश्न बनेगा। पहले वाले टेस्ट में भी बताया है, एक बार और बताती हूं। देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि यहां पर पावर किसको दी गई है, सोर्स कौन है, तो अथॉरिटी किसके पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये याद रखिएगा। किसके पास पावर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा ये सीक्वेंस पूछा जाता है, सीक्वेंस बताओ। सबसे पहले सॉवरन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेकुलर आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है, और लास्ट में रिपब्लिक आता है। ये सीक्वेंस परीक्षा में पूछा जाता है, तो सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं, ठीक है, मतलब सॉवरन की बात करते हैं। फिर समाजवादी की बात करते हैं, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज की बात करते हैं। ये सीक्वेंस आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, याद रखिएगा। प्रियम्बल में इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, जैसे कि अभी हमने प्रश्न में देखा कि सबसे पहले जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूनिटी और इंटेग्रिटी की बात की गई है, ठीक है क्लास। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बात की है, न्याय की बात की है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की बात की है। फिर हमने स्वतंत्रता की बात की है, समता की बात की है, इक्वालिटी की। याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले परीक्षा में पूछ ले कितने प्रकार की इक्वालिटी की बात की है, वहां पर आपको दे देगा ऑप्शन 1 सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। तो कहना नहीं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की गई है। जब इक्वालिटी की बात की गई है तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। ये सब पॉइंट आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं, तो इसको याद कर लेना, रट लेना कि हमने प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया आपको राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, ध्यान में रखिएगा। फिर यहां पर अगर देखें कौन सी डेट दी गई है, 26 नवंबर 1949। अब आपको यहां पर भी कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि 26 जनवरी 1950 लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा नहीं, 26 नवंबर 1949 की बात की गई है, जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और एक पॉइंट जो और आपको याद रखना है वो क्या है, जल्दी से बताओ, कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने कौन कौन से शब्द जोड़े थे, तो आप बताएंगे हमने सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को जोड़ा था, और यहां पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात की थी। यहां पर हमने किसकी बात की थी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष की। और यहां पर इसको क्या किया था, यहां पर एकता और अखंडता की बात की गई थी। ये शब्द भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखो, आप ही की परीक्षा में जो पूछा गया प्रश्न मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे, वो क्या था, ये 2018 का प्रश्न था, जिसको पेपर में अच्छा प्रश्न माना गया था। बहुत से स्टूडेंट प्रियम्बल पढ़ के गए थे, प्रस्तावना पढ़ के गए थे, लेकिन उनको ये प्रश्न ही नहीं समझ में आया था कि पूछ क्या लिया गया है। नए तरीके से पूछा गया था ना, जैसे मैंने आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा वो भी नए तरीके से पूछा। तो यहाँ पर ध्यान दो कि क्या बोला गया था, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो अब तो आपको याद है कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल ना, याद है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो 3 तरीके के न्याय हो गया, तो यहां पर आपका सही उत्तर ए हो गया था, ठीक है। स्वतंत्रता की बात, जब मैंने आपको लिबर्टी की बात बताई, तो प्लीज जो कोटेशन मैंने आपको बताई है आप याद रख सकते हो, द बेस्ट फ्रेंड वर्शिप, इससे आपको कभी नहीं भूलेगा। दा से क्या है, हम थॉट की बात करते हैं। ई से क्या है, हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। बी से क्या है, हम बिलीव की बात करते हैं। एफ से क्या है, हम फेथ की बात करते हैं। और डब्ल्यू से वर्शिप। तो 5 तरीके का हो गया यहाँ पर। फिर जब हम बात करते हैं समानता की, तो मैंने आपको बता दिया है कि हम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की समानता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, ठीक है। तो 2 हो गया, यहां पर आपका उत्तर ए सही है। अब प्रियम्बल से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो बता लोगे, बता लेना, ठीक है। अब हमने एक तरीके से प्रियम्बल से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बता दिए। अब कुछ प्रश्न हम प्रियम्बल से डिस्कस करेंगे आगे के क्लास में, कोटेशन वाले, ठीक है, वो आगे के क्लास में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये मैं फिर आपको नहीं बता रही हूं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस प्रश्न को देखो, ध्यान से देखो, मैं स्लाइड से क्या होंगी, थोड़ा हटूंगी ताकि मेरे स्टूडेंट्स आराम से पढ़ लें। स्वतंत्र भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सबसे पहले आपको दिया गया है सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा फॉर द तेलुगु पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1953, ठीक है। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू वॉज particularly in favor of the movement for linguistic reorganization of state that came in the wake of the success of Andhra movement। तो बताइए कौन सा सही है। वीडियो को पॉज करना है क्लास, तो आप आराम से वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दूंगी हिंदी में, ठीक है।
देखिए, जहां पर भी ज़रूरत होगी इंग्लिश हिंदी दोनों की, वहां पर मैं दोनों में एक्सप्लेनेशन दूंगी, लेकिन इतनी हिंदी इंग्लिश वालों को भी आती होगी। तो ध्यान दीजिए, बोला गया है स्वतंत्र भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की बात की गई है। ठीक है, तेलुगु लोगों के लिए आंध्र का अलग राज्य 1953 में अस्तित्व में आया, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू विशेष रूप से आंध्र आंदोलन की सफलता के बाद राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के आंदोलन के पक्ष में थे। तो इसमें बताइए कौन सा आपका सही उत्तर है। क्लास, यहां पर अगर हम देखेंगे तो पहला आपका सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगी आपको। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है पूछा गया है ना, कौन सा कथन सही है, तो केवल एक आपका सही है। ठीक है, यहां पर ए आपका सही उत्तर हो गया। अब देखो, हम अगर देखें लिंग्विस्टिक बेसिस की बात करें कि भाषाई आधार पर हम राज्यों के पुनर्गठन की अगर बात करें, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो कमिटी थी वो थी एस.के. धर कमिटी। एस.के. धर कमिटी को 1948 के समय बनाया गया। ठीक है, इस कमेटी की अध्यक्षता एस.के. धर द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम एस.के. धर कमेटी रख दिया गया था। एस.के. धर कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया वो सुनिए। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, प्रशासनिक बेसिस पर जो स्टेट है उनका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। तो अगर कभी भी आपसे परीक्षा में पूछे कि एस.के. धर कमेटी ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया था, तो आप बताएंगे नहीं, ये एकदम गलत है। एस.के. धर कमेटी ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन के विचार को नहीं एक्सेप्ट किया था। इन्होंने कहा प्रशासनिक आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इजी हो उस बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। 1948 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक और कमेटी बिठाई गई जिसका की नाम क्या था, जे.वी.पी. कमेटी। ठीक है, जे.वी.पी. कमेटी, यहां पर इसके जो मेंबर्स थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम जे.वी.पी. कमेटी रख दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इनके नाम पर इस कमेटी का नाम जे.वी.पी. कमेटी रख दिया गया। इन्होंने क्या दिया सजेशन, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो बात थी उसको क्या कर दिया, नकार दिया। इन्होंने कहा जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है, पुनर्गठन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे ही होना चाहिए। इनकी भी यही रिकमेंडेशन थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, 1953 के समय एक पर्सन थे जिनका की नाम पोट्टी श्रीराम मल्लू था। ये आमरण अनशन पे बैठ गए। ठीक है, पोट्टी श्रीराम मल्लू जो थे ये आमरण अनशन पर बैठ गए और ये काफी दिनों तक इन्होंने फास्ट किया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु हो गई जब, तो सरकार पर एक प्रेशर पड़ गया और इसी के कारण सरकार ने क्या कहा, सरकार ने तेलुगु के लिए एक अलग राज्य का निर्माण कर दिया। जो लोग तेलुगु बोलते थे उनके लिए एक अलग राज्य का निर्माण कर दिया और उस राज्य का क्या नाम था, आंध्र प्रदेश, जिसका कि गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। और मैं आपको बता दूं, पोट्टी श्रीराम मल्लू को फादर ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद ही आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में, और 1953 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया। ये भी याद रखिएगा, क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1953 का। ठीक है, जिसमें कि एच.एन. कुंजरू थे, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्लास में आपको पॉइंट्स बता रही हूं। इसमें एच.एन. कुंजरू थे और कौन थे, फैजल अली थे और के.एम. पनिक्कर थे। थोड़ा सा आपको यहां पर
साफ से नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार आपको बस क्विक रिवीजन करा देती हूँ। ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर आपसे परीक्षा में पूछे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले कमिटी जो गठित हुई थी वो थी एस.के. धर कमिटी 1948 में, जिसने कि क्या रिकमेंडेशन दिया कि जो राज्य है उनका पुनर्गठन जो है वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी कमिटी बिठाई गई, जीवीपी कमिटी। ठीक है, फिर इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन उसी समय पोट्टी श्रीरामल्लू, जिनको कि हम फादर ऑफ आंध्र प्रदेश कहते हैं, वो आमरण अनशन पे बैठ गए और बहुत दिनों तक भूखे रहे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ गया, जिसके कारण 1953 में इनको एक अलग राज्य का गठन करना पड़ा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन इनको करना पड़ा। जब आंध्र प्रदेश बन गया ना, तो और राज्यों ने भी डिमांड शुरू कर दी कि हमें भी अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे भाषाई आधार पर हमें अलग करिए। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 आया, जिसमें कि फैजल अली थे, ठीक है, एच.एन. कुंजरू थे, के.एम. पनिक्कर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में जाकर सौंपी। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, यहां पर इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूं क्लास, ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनते चलिए। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या प्रश्न पूछा है कि गोवा, हरियाणा, मेघालय, ठीक है, फिर फुल स्टेटहुड इन लोगों को कब ग्रांट किया गया था? गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम को। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो हरियाणा को कब? 1966 में ना, 1966 में। अगर आपको समय लेना है तो आप ले भी सकते हैं, ले लीजिए समय थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैम आपने तुरंत आंसर बता दिया। ध्यान दीजिएगा क्लास। फिर मेघालय, सिक्किम, गोवा की बात की गई है। ले लीजिए समय, मैं स्लाइड से हट जाती हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से टाइम मिल जाए। तो यहां पर ये जो चैप्टर है इसमें आप ध्यान रखिएगा क्लास कि इस तरीके के ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा को स्टेटहुड कब मिला है? गोवा को स्टेटहुड 1987 में मिला है। ठीक है, कब मिला है? 1987 में। और मेघालय की बात करें, मेघालय को स्टेटहुड कब मिला है बताइए? तो चलिए यहां पर अब देखिए, हमने गोवा को 1987 से लगा दिया, तो ए का आपका क्या हो गया? फोर्थ हो गया। ए का फोर्थ तो एक ही जगह दिया गया है, तो हमको सीधे ही आंसर मिल जाएगा। जब मैंने आपको बता दिया गोवा को 1987 में, आप तुरंत आंसर ढूंढ लिए होंगे। मेघालय की बात करें 1972 में, और सिक्किम की बात करें 1976 में। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपसे परीक्षा में बनते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कमिटीज बताई है वो भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस कौन सा राज्य कब बना है, कब उसको फुल स्टेटहुड मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम आने वाली क्लास में और प्रश्नों को भी देख लेंगे। चलो अगला प्रश्न देखिए क्लास, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधार पद से हटाया जा सकता है? तो यहां पर बताइए किसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह हटाया जा सकता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, भारत के महान्यायवादी को। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मैंने पहले भी आपको इस तरीके के प्रश्न कराए हैं। समय लेना हो तो समय ले लो, मैं स्लाइड से हटी हुई हूं, आराम से वीडियो को पॉज करो और पढ़ो। यहां पर देखो, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, उस तरीके से और किसको हटाया जाता है? कैग को हटाया जाता है, एकदम सही है। मैंने आपको बताया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को इस तरीके से नहीं हटाया जाता है। अटॉर्नी जनरल को जब प्रेसिडेंट चाहे हटा सकता है, तो 3 और 4 नहीं होंगे,
1 और 2 आपके होंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल सी। देखिए क्लास, इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में कंफ्यूज करते हैं, तब नहीं याद आता है कि यूपीएससी के मेंबर को कैसे हटाया जाता है, अटॉर्नी जनरल को कैसे हटाया जाता है, कैग को कैसे हटाया जाता है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिस तरीके से जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, उसी सेम प्रोसीजर से हम कैग को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाएंगे। लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन को और अटॉर्नी जनरल को तो आपको पता है, अटॉर्नी जनरल तो प्रेसिडेंट चाहे तो हटा सकता है। तो ये याद रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रावधानों को भारत के संविधान, आप लोगों को दिख रहा है ना क्लास? हाँ दिख रहा है। निम्नलिखित प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल करने का सही कालानुक्रमिक क्रम बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। आज के प्रश्न आप लोगों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि 1-2 टेस्ट से थोड़ा इजी प्रश्न मिल जा रहे थे, तो मेरे स्टूडेंट्स ही कह रहे थे मैम प्रश्न इजी हो गए हैं। तो आज बताइएगा आज के प्रश्न का लेवल कैसा लगा। ठीक है, फिर और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आऊंगी, लेकिन मेरा मेन पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको हताश करूं, मैं बस आपको बताना चाह रही हूं कि आप थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। ठीक है, सारे प्रश्नों के माध्यम से हम सिलेबस को रिवाइज करेंगे। इकोनॉमी आप देख ही रहे, मैं रोज आपको पढ़ा रही हूं, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ठीक, बस पढ़ते रहिए। वीडियो को तुरंत मत देखिए, बाद में देखिए, इंटू 2 करके देखिए, इंटू 1.5 करके देखिए, लेकिन देखिए। चलो अब जल्दी से हट जाओ। यहाँ पर देखो, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले दिया है निःशुल्क कानून सहायता से संबंधित प्रावधान, फिर 12वीं अनुसूची की बात की गई है, फिर अनुच्छेद 51A के की बात की गई है, और पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान। अब आपको बताना है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो चलो बताओ, हम अगर बात करें यहाँ पर फ्री लीगल एड की, तो फ्री लीगल एड की बात किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई है? 42nd ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? बताइए। 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? पंचायत से रिलेटेड है, जिसको कि हम 1993 में जोड़े, मतलब हम कह सकते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो 12वीं सूची है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी ना, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 51A के की बात की गई है, तो ये आपका कब आया है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। यहां पर देखिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कब किया गया है? तो ये 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया है। तो याद रखिएगा, ये भी यहाँ पर 77 हो गया। अब आप इसको अरेंज करिए, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, 1 इसी में दिया गया है। फिर हम देखें 2, 74th वाला म्युनिसिपैलिटी वाला 12th शेड्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद देखें 77, ठीक है, जिसमें कि पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन की बात की गई है प्रमोशन में, तो 4th हो गया। और 3rd आपका अनुच्छेद 51A के हो गया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ए आपका सही उत्तर है। क्लास, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही होगी तो बताइएगा। स्लाइड से तो अब मैम हट जाती है, प्रश्न आपको क्लियर दिखता होगा, इसीलिए मैंने प्रश्नों की साइज भी बढ़ा दी है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए वो क्या है, उनको देख लेते हैं। देखिए, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, फ्री लीगल एड की जब हम बात करेंगे तो उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। 51A के की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला गया था? माता पिता और अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना होगा। ये क्या है? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष, ये याद रखिएगा, कितने से कितने वर्ष की बात की गई है?
6 से 14 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई है माता पिता और अभिभावकों को। तो ये याद रखिएगा। इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है। ये भी पॉइंट क्या करेंगे, आप याद करके रखेंगे। ठीक है क्लास, इतनी बात ठीक है ना? इन सब में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। और अब देखिए यहाँ पर जब हम प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करते हैं, भारत के संविधान में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान की जब हम बात करते हैं तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद आर्टिकल 16 के 4A में उल्लिखित है। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यही है ना? तो उसी में अगर आप 4A को देखेंगे क्लॉज को, तो उसमें क्या दिया गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, जिसको कि हमारे संविधान में 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के थ्रू जोड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। ठीक है क्लास, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अगला प्रश्न देखें जल्दी से। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से क्लास। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं ताकि आप लोगों को प्रश्न अच्छे से दिखे। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समय लीजिएगा। क्या दिया गया है यहां पर? अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, मैंने पहले भी आपको कराया है। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके शुरू किया जाता है। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अब आ जाती हूं मैं, आप लोग ने पढ़ लिया होगा। यहां पर देखिए क्लास, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, हम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है? भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है, नहीं। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी बिल है तो उसको हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? केवल जो लिखा है, इसको राज्यसभा लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहला गलत है। क्यों गलत है? पता चल गया ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा। एक बात और याद रखिएगा, डेड लॉक की कंडीशन में, ठीक है, डेड लॉक की कंडीशन में यहां पर आपका क्या होता है? ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सेशन कभी भी नहीं होगा। चलो अब देखते हैं यहां पर अगला प्रश्न। देखिए क्लास, क्या दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड, हमेशा से भारत के संविधान का हिस्सा रहा है, संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं, भारत के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। तो बताइए क्या आपका सही है? यहाँ पर fundamental duties have always been a part of the Constitution of India, have been added through an amendment, are mandatory on all citizens of India। अब बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है तो हमेशा से भारत के संविधान का हिस्सा है? नहीं। मैंने आपको बताया था जब भी हम मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो याद रखिएगा इसको हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। किस कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी इसको जोड़ने के लिए? तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को भी हमारे संविधान में जोड़ना चाहिए।
जब मौलिक कर्तव्यों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में जोड़ा गया था, तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? जल्दी बताओ। 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, किससे? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और एट प्रेजेंट अभी हमारे यहाँ कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अभी हमने देखा था ना 51A का के पोर्शन को जोड़ा गया था, जिसमें क्या बोला गया था? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। इसका ध्यान कौन रखेगा? उनके माता पिता या जो भी उनके अभिभावक हैं। तो ये याद रखिएगा। संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया, हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। भारत के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। देखिए, ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स किया जा रहा है आपके ऊपर। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें ना, तो वो इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का दोहन हो रहा है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज अनिवार्य नहीं है, ये एक मॉरल है कि ठीक है, ये हमारी ड्यूटीज हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, तो हमें भी अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। केवल 2 आपका सही है, सी, ठीक है, सी आपका सही है। ये सबके लिए है मौलिक कर्तव्य, जो भी भारत के नागरिक हैं सबके लिए है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। ये हम पे आप पे हैं कि अगर हम लोग अच्छे नागरिक हैं तो हमें अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्लास, आपको दिख रहा होगा क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से मामले हैं जिन पर संसद को संविधान के प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित करने की शक्ति होती है? तो सिंपल मेजॉरिटी की बात यहाँ पर की गई है। राज्यों के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों का परिवर्तन, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य विधानमंडल के दूसरे सदन का उन्मूलन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, नीचे दिए गए, यहाँ पर बोला गया प्रशासन। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए क्लास। तो आपको इतना तो पता है कि जब हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी से जो संविधान संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता है ना। ये आर्टिकल 368 के प्रोविजन में नहीं आता है। आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन से ही रिलेटेड है। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत वाला, इस प्रोविजन में नहीं आता है। यहाँ पर पहला तो आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। और अगर आप देखोगे दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। तो जब भी राज्यों के नाम में, सीमाओं में, क्षेत्रों में परिवर्तन करना है तो हम उसको साधारण बहुमत से कर सकते हैं, ठीक है। राज्य विधानमंडलों के दूसरे सदन का उन्मूलन, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 169 में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करते हैं ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, विधान परिषद की बात करते हैं। और विधान परिषद कहाँ कहाँ है अभी भारत में? तेलंगाना में है, बताओ, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर है, ये तार इसको हटा दो के, फिर के से केरल में है, यू से उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कर्नाटक में है, सॉरी। यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर ये उत्तर प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो गया और क्या हो गया? बिहार हो गया। याद रखिएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जिसका कि गठन 169 के थ्रू होता है और साधारण बहुमत से। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्लास अगर हम देखेंगे तो 2 गलत है और आपका 1, 3, 4 सही है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको बता दूं, मेनली अगर हम देखते हैं अमेंडमेंट, तो सबसे पहला तो सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से। याद रखिएगा, साधारण बहुमत से जो भी संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के परव्यू से बाहर होता है। इसमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती है। जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के 2 राज्यों को एक में मिलाना या डिवाइड करना, ये सब आपका इसमें आ जाता है सिंपल मेजॉरिटी में। दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब विशेष बहुमत की हम बात कर रहे हैं।
विशेष बहुमत मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउसेस। मतलब अगर हम मान के चले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि किसी हाउस में, मतलब लोकसभा में ही, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि गणित आसान हो, 100 मेंबर हैं, तो अगर 51 मेंबर्स जो हैं वो आपके क्या है, मेजॉरिटी है ना, 50% ऑफ एक्स, मतलब जितने भी मेंबर हैं प्लस 1, ये समझ में आया। साथ ही साथ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर 100 में से खाली 90 लोग प्रेजेंट हैं तो देख लो 2/3 इंटू 90, तो ये 60 लोगों का वोट देना जरूरी है। फिर मैं एक बार समझा दूं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इन सब चीजों में डिफिकल्टी होती है। ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं, हम विशेष बहुमत की बात करते हैं, तो यहां पर एक क्लॉज होता है 50%, ठीक है, 50% ऑफ x प्लस 1, ठीक है, साथ ही साथ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, ध्यान दीजिएगा कि टोटल मेंबर्स जो हैं वो 100 हैं। टोटल मेंबर कितने हैं, 100 हैं किसी हाउस में, और कितने लोग आज प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, वो 90 हैं। जैसे आपके स्कूल में देखते होंगे क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है वो 60 होती है, आप 60 लिखते हो टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर आप लिखते हो प्रेजेंट कितने, आज 53 प्रेजेंट है, 7 आपके एब्सेंट है, ऐसे लिखते हो ना, वही चीज। अब देखो जब हम 50% ऑफ 1 की बात कर रहे हैं, यहां पर देखो तो 50% इनटू कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, इसको कैंसिल करो और प्लस 1, तो मतलब 51 मेंबर होने चाहिए। जो ये लिखा है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, 51 जो है वो मेजॉरिटी में आ गया। फिर जब प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कर रहे हैं तो 2/3 इंटू 90, तो यहां पर आपका कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब 60 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग करने चाहिए, और इन दोनों को जब फुलफिल करते तब वो आपका विशेष बहुमत कहलाता है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहाँ पर जो तीसरा है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट के रेक्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, जब भी संघीय ढांचा में कोई भी बदलाव आएगा, जब भी फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आएगा, तब वहां पर स्टेट से भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी। मतलब जितने भी भारत में स्टेट हैं उनमें से आधे स्टेट इसको पास करें, ठीक है, और किस बहुमत से, साधारण बहुमत से। ये चीज याद रखिएगा। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकता है कि जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचा में कोई भी बदलाव करते हैं तो उसे सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। साथ ही साथ हाफ ऑफ द स्टेट जो है उससे भी विशेष बहुमत से पास करें। नहीं, जब हम हाउस की बात करते हैं, पार्लियामेंट के हाउस की, तो वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। जब हम हाफ ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो हाफ ऑफ द स्टेट जो है उससे सिंपल मेजॉरिटी से भी पास कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। देखिए यहां लिखा है, देखो जब भी संघीय ढांचा में कोई परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, अमेंडमेंट, यहां पर क्या लिखा है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, क्या लिखा है, स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से पार्लियामेंट द्वारा पास होना चाहिए। हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर कंसेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, जब स्टेट की बात आएगी तो हाफ ऑफ द स्टेट जो है उसे साधारण बहुमत से पास करने की उनको आवश्यकता है। ठीक है क्लास, इतनी चीज क्लियर हो गई ना, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। एक चीज और याद रखना कि फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा जब भी सोचते हो तो दिमाग में क्या बात आती है, डिवीजन ऑफ पावर की बात आती है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटर, यहां पर क्लास ध्यान देना, बस 2 मिनट आप लोगों का लूंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। देखो जब भी हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, हम संघीय ढांचा की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, पावर, वो आपका स्टेट और सेंटर में डिवाइड रहती है। ये सेंटर हो गया और ये स्टेट हो गया, दोनों में पावर डिवाइड है। और अपने संविधान में अगर आप देखोगे तो 7 शेड्यूल में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है ना, यूनिटरी लिस्ट है, संघीय वो है, सूची है ना,
केंद्र सूची है और राज्य सूची है। राज्य सूची में कौन लॉ बनाएगा, जो लिस्ट में नाम दिए गए हैं उस पर राज्य बनाएगा, और संघीय सूची में संघ बनाएगा। तो वहां पर भी हम फेडरलिज्म देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर है 7 शेड्यूल में, याद रखना। चलो अब समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्लास अगर आप देखेंगे तो ये हमने देखा है कि जो भी आपके साधारण बहुमत से होते हैं वो, जैसे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन, ठीक है, नए राज्यों का गठन, मौजूद जो राज्य हैं उनके क्षेत्र में, सीमाओं में, नाम में परिवर्तन की बात अगर हम करें, ठीक है, राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन की बात, आर्टिकल 169 मैंने आपको बताया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन या एबॉलिशन की बात। दूसरी अनुसूची की हम बात करते हैं जिसमें विशेषाधिकार, वेतन, भत्ते की बात की गई है, राष्ट्रपति के, राज्यपाल की, ठीक है, संसद के कोरम की बात, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते की बात, संसद में प्रक्रिया के नियम, ठीक है, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट को और अधिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करना, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, इन सब में आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आप कोई भी बुक पढ़िए वहां पर सब आपको दिया रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। यूटीज की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई। आर्टिकल 239 टू 241 जो है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में प्रावधान है। संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, संविधान का भाग 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, और आखिरी दिया गया है आपको अनुच्छेद 238 से 242 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में अगर हम देखें तो जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम पार्ट 6, 7, 8 में अगर आप देखेंगे तो यूटीज की बात की गई है, और आर्टिकल 239 से 241, तो 1 और 2 जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल 239 टू 241 जब हम देखते हैं तो उसमें यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है, और यहाँ पर क्लास अगर हम भाग देखेंगे तो भाग 8 है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए आप, 239 AA में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है। एनसीटी का प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये वाला आर्टिकल, और तो सब चीजें क्लियर है, ठीक है, ये वाला आर्टिकल याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अब ये प्रश्न जो पूछा गया है ये आपका दिल्ली से ही पूछा गया है, एनसीटी से, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान करता है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनः नामांकित करता है। तो बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 59, 62, 67 या 69। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। दिल्ली को हम क्या कहते हैं, NCT कहते हैं ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो इसको 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोला गया था। क्लियर है ना क्लास, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा, मैंने आप लोग को ट्रिक बताई थी, अब मैं देखूंगी कि कितने स्टूडेंट सही बताते हैं। ध्यान से देखो क्या बोला गया है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित जनजाति क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासनिक प्रावधान करती है। तो कौन कौन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और त्रिपुरा। तो बताओ 6 शेड्यूल में हमने किसकी किसकी बात की है, ट्रिक क्या बताया था मैंने 6 शेड्यूल का, बताओ मेरे स्टूडेंट्स। 6 शेड्यूल में मैम ने बताया था कि याद रखना, नो मनी इन ATM। इन ATM में कोई भी मनी नहीं है। तो यहां पर अगर हम ATM देखेंगे तो A क्या है, असम है, ठीक है क्लास। T क्या है, त्रिपुरा है, लेकिन M मतलब क्या है, मेघालय है और मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। क्यों, क्योंकि नो मनी इन ATM, मेघालय और मिजोरम। तो चलो ढूंढो कौन सा ऑप्शन है।
असम दिया है, मेघालय दिया है, त्रिपुरा दिया, मिजोरम दिया। वाह, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है 6 शेड्यूल के बारे में। डन। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब was constituted under the Constitutional Act 89th दिया गया है। ठीक है, the first national commission for scheduled tribe was constituted in 2006। तो दिख रहा है ना प्रश्न आपको? तो बताइए, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किससे बोला गया? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। ठीक है, और दूसरा दिया गया अनुसूचित जनजातियों के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग 2006 में गठित किया गया। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ क्लास। तो यहां पर कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 338, याद है ना? आर्टिकल 338 में पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों एक होता था। बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हमने डिवाइड कर दिया आर्टिकल 338 ए में ना। अब क्या हो गया, जो आर्टिकल 338 था वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हो गया और 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया। लेकिन ये 2006 में नहीं, 2004 में गठित हुआ था। तो दूसरा आपका गलत हो गया, सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है। कैसी लग रही है क्लास आज की? आज जानबूझ के आप लोगों के लिए लेंदी क्वेश्चन लेके आई हूं मैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कह दिया कि मैम बहुत आसान प्रश्न है। मैंने कहा अच्छा बहुत आसान है, अब अगली बार और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आऊंगी, देखती हूँ कितने लोग सही करते हैं। ठीक है, अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आने वाले क्लासेस में उसको कवर कर लेंगे। स्पीड की दिक्कत हो रही है कि मैम आप तो बहुत धीमा पढ़ा रही हैं, तो क्या करो, यूट्यूब का वीडियो है, इंटू 3 की स्पीड करो और इंटू 1.9, जितनी भी तेज स्पीड में आपको लगे कि मैम की स्पीड इतनी होनी चाहिए तो स्पीड तो कर लो। स्पीड के लिए तो नहीं परेशान होना है ना। वीडियो में लग रहा है मैम ज्यादा बता रही है, उसको फॉरवर्ड कर, लेकिन मैं तो पूरा एक एक पॉइंट बताते हुए चलूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलना है। अब बार बार मेरे स्टूडेंट्स को इकोनॉमी में दिक्कत हो रही थी तो मैंने एकदम ठान के रखा है मैं इकोनॉमिक्स तो पढ़ा के रहूंगी। अब डिकोड एग्जाम से जो बच्चे जुड़े हैं ना, उनको तो इकोनॉमिक्स में मजा आने लगेगा। देखिएगा, मैं इस एकदम दिमाग में मैंने सोच लिया है। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट पढ़ भी लिए होंगे कि मैम थोड़ा साइड हो जाइए, हम लोग पढ़ ले जल्दी से। चलो ध्यान दो, क्या दिया है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप कौन सा है? द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी या पर कैपिटा रियल इनकम। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप जो है वो क्या है? पर कैपिटा रियल इनकम। ठीक है, अब क्लास 1-2 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद मैं आपको नया प्रश्न दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन पहले ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म आता है मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस एक टर्म आता है और एक टर्म आपका आता है फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको पढ़ाया था जीडीपी जीएनपी के बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा जानते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या आता है। बस ध्यान पूर्वक सुन लोगे, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्केट प्राइस रिफर्स टू द प्राइस दैट कंज्यूमर पेज फॉर द प्रोडक्ट व्हाइल परचेजिंग इट फ्रॉम द सेलर। आप किसी दुकान पर गए, ठीक है, आप किसी दुकान पर गए और आपको सुंदर सी घड़ी खरीदनी थी, मान के चलो गए घड़ी खरीदने, आपने पैसा दिया, आपने घड़ी खरीदी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घड़ी का मार्केट प्राइस क्या है, तो आप कुछ भी मान लो, आपने 10,000 की घड़ी खरीदी है, आप कहोगे मैम 10,000 में ये घड़ी खरीदी है।
तो मार्केट प्राइस है मतलब आप दुकान पे गए, दुकानदार को आपने 10,000 रुपए दिया और उसने आपको आपकी घड़ी दे दी, यही मार्केट प्राइस होता है। मार्केट में क्या प्राइस है देख लो, क्या दिया है, बाजार मूल्य उस मूल्य को संदर्भित करता है जो उपभोक्ता विक्रेता से उत्पाद खरीदते समय उत्पाद के लिए भुगतान करता है। जब आप गए, सेलर जो दुकानदार है उसने आपको वो प्रोडक्ट या वो सर्विस जिस प्राइस में दी वही उसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी। कितना आसान, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। इन अदर वर्ड, द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट, वो प्राइस जिस पर कि प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है, सोल्ड हो रहा है। फिर देखो, मार्केट प्राइस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड सब्सिडी रिसीव्ड। ठीक है, यहां पर देखिए, जब भी आप मार्केट में कोई सामान खरीदते हैं तो ध्यान दीजिएगा वहां पर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है, वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं, और अगर बाय चांस कोई सब्सिडी है तो वो उसमें एक्सक्लूडेड रहेगी। तो मार्केट प्राइस वही कहलाएगा। आप देखिए, आप कहीं पर कुछ खाना भी खाने जाते हैं तो आपने भरपेट खाना खाया, उन्होंने आपको सर्विस दी, तो उसमें आप देखते हैं ना टैक्सेस इंक्लूडेड रहते हैं। हाँ, तो मार्केट से जब भी आप कोई सर्विस, कोई गुड ले रहे हैं, ठीक है, वो आपको किस प्राइस में मिल रहा है वही उस चीज का बाजार मूल्य कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है। और उसमें याद रखिएगा सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, और अगर कोई सब्सिडी होती है तो वो उसमें से माइनस रहती है। बस ये चीज क्लियर है। अब एक टर्म आता है फैक्टर कॉस्ट। बड़े परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट, फैक्टर कॉस्ट क्या है मैम? अब ध्यान से सुनो, यहां पर फैक्टर कॉस्ट refers to the cost of factor of production that are incurred by the firm when the production goods and service by the firm when producing गुड्स एंड सर्विस। अब यहाँ पर क्या है, जब आपने घड़ी जो है मार्केट से खरीदी और मार्केट में जो सेलर था उसने आपको घड़ी बेची तो वो उसका मार्केट प्राइस था, क्योंकि आपने मार्केट से खरीदी है। और उस घड़ी में या उस सर्विस में कोई भी चीज़ ले लो, सारे टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट की बात होती है ना, तो यही मार्केट में नहीं, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूसिंग, जहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहा है, उस समय इसकी कितनी वैल्यू है वो देखा जाता है। क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन that are incurred by the firm when producing good and service। ठीक है, जब कोई फर्म कोई गुड और सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है उस समय क्या कॉस्ट है वो उसका फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। साधन लागत है ये, साधन लागत उत्पादन के कारकों की लागत को संदर्भित करता है जो किसी फर्म द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते समय व्यय की जाती है। अब जो घड़ी आपने मार्केट से खरीदी है, जब वो घड़ी बन रही होगी, कोई टाइटन या कोई भी ब्रांड उसको बना रहा होगा, तो उस समय उस घड़ी को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट उनको लगा। ठीक है, अब एम्प्लॉयज हैं वहां पर, वर्कर्स हैं, तो उनको वो पैसे भी देगा सर्विस के। ठीक है, जो मटेरियल उसमें यूज हो रहा है मेटल, उसका भी पैसे देगा। तो उस समय उस घड़ी को बनने में जितना पैसा लगा, उस फर्म ने लगाया, उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें, वस्तु या सेवा के उत्पादन की लागत की बात यहाँ हम कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर कॉस्ट में आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट जो है वो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी होता है। इतनी चीज क्लियर हुई क्लास? बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आएगा तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। एक बार और बताऊंगी, जिनको समझ में आ गया है वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया है वो अभी ऐश्वर्या मैम को 1 मिनट का समय और देंगे। मैंने आपसे कहा 2 टर्म्स आते हैं, एक मार्केट कॉस्ट आता है और एक फैक्टर कॉस्ट आता है। बिल्कुल मत परेशान हो। मार्केट कॉस्ट मतलब क्या? मार्केट में जब आप किसी फाइनल गुड या सर्विस को खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपको क्या कॉस्ट देनी पड़े, आप कितना पैसा दे रहे हैं उस सेलर को, वो उसका मार्केट कॉस्ट कहलाता है। और जब भी आप बिल देखते हैं तो बिल में टैक्सेस लिखा रहता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में ना, तो इसका मतलब मार्केट कॉस्ट जो होता है उसमें टैक्स इंक्लूडेड रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर कोई सब्सिडी है तो वो
एक्सक्लूडेड रहती है। जैसे सरकार ने कह दिया कि आप क्या करिए, ई व्हीकल खरीदिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदिए, आपको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो अब जब वहां पर सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसको सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें लगेंगे वो लगेंगे, ये बताना चाह रही हूं मैं। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जब भी कोई फर्म या फैक्ट्री किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन में जो पैसे लग रहे हैं वो उसकी फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। और ऑफ कोर्स सी बात है कि अभी उसने मार्केट में उसको सेल नहीं किया है, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके नहीं होंगे। जब हम लोग खरीदेंगे तब इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होंगे। तो देख लो, फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। सब्सिडी दोनों में होगा। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? कोई भी दिक्कत हुई होगी तो मुझे बताइएगा। साधन लागत क्या है? बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। सब्सिडी दोनों जगह ऐड की गई है, यहां पर बस अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दिया गया है, क्योंकि अभी उसका बस प्रोडक्शन हुआ, अभी मार्केट में सेल नहीं हुआ है। जब सेल होगा तो हम और आप क्या करेंगे? हम उसको देंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहां पर एक चीज क्लास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक चीज में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अभी मैंने बोलने में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन की है आपको। यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलने जा रही हूं। जब भी मार्केट प्राइस की बात करेंगे, ठीक है, मार्केट की बात करेंगे, मार्केट प्राइस की, तो यहां पर मार्केट प्राइस में ध्यान दीजिएगा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो क्या होंगे? वो इंक्लूड होंगे, ठीक है, क्योंकि हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम टैक्स देंगे, ठीक है। लेकिन जो सब्सिडी है ना, वो एक्सक्लूड होगी। क्यों वो एक्सक्लूड होगी? ये देखिए, क्योंकि दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। यहां पर ध्यान दीजिए, सब्सिडी इसमें एक्सक्लूड होगी, माइनस होगी। इसी वजह से जब हम फैक्टर कॉस्ट को निकाल रहे हैं तो यहां पर मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई ना क्लास? क्लियर हुई? तो ध्यान दीजिएगा। वो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि ई व्हीकल वाला, कि ई व्हीकल जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो आपको मार्केट प्राइस के साथ साथ आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर जब हम देखेंगे तो आपकी सब्सिडी वाला जो पॉइंट है वो नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा। सब्सिडी फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड होगी, इनडायरेक्ट टैक्स इसमें माइनस होगा, और मार्केट प्राइस में आपका इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा, सब्सिडी माइनस होगी। ये चीज क्लियर हो गई होगी। फॉर्मूले को भी अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा? MP इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप इस तरीके से भी चीजों को समझ सकते हैं। हमने साइन को इधर उधर बदल दिया है। चल, अब जीडीपी की बात मैंने आपसे कर ली थी। आप जब पढ़ेंगे इकोनॉमी तो उसमें लिखा रहेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसलिए मैंने आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बता दिया। बस अगर आप इतना ध्यान रखेंगे, एम है, मार्केट में हम और आप हैं, और हम और आप कोई बिल लेते हैं तो उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। और जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते लेकिन सब्सिडी होती है। चल, अब यहां पर देख लो, जीडीपी की जब मैंने बात की थी, जीएनपी की बात मैंने की थी, मैंने आपको बताया था सकल घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो भी भारत के बाउंड्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा प्रोडक्शन हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन किसी फॉरेनर द्वारा हो रहा हो, चाहे भारतीय द्वारा हो रहा हो, लेकिन अगर भारत के टेरिटरी में है तो वो जीडीपी का पार्ट होगा। तो यहां पर इनकम अर्न्ड बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया जीडीपी में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन नेशनल इन इंडिया, इंडिया की बाउंड्री में, तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा, ठीक है। और जब हम जीएनपी के बारे में बात करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो यहां पर नेशनैलिटी मैटर करती है। समझ में आ रहा है? कोई फॉरेनर है हमारे भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो जीएनपी में नहीं इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है।
लेकिन अगर कोई भारत का नागरिक बाहर विदेश में जाकर, यूएस में जाकर अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, वहां पर पैसे अर्न कर रहा है, तो वो जीएनपी में इंक्लूड होगा क्योंकि वो भारत का नागरिक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, भारत की बाउंड्री की बात करेंगे। बाउंड्री के अंदर कोई फॉरेनर है, कोई इंडियन है, बस अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो सब जीडीपी में इंक्लूड होगा। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो यहां पर नेशनैलिटी आ जाएगी, खाली भारतीय जो हैं, जो देश विदेश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। चलो अब इसको नहीं बताती हूं, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग फिर मुझे बताइएगा। अब एक चीज और क्लास जान लीजिए, नॉमिनल जीडीपी और एक आपका टर्म होता है रियल जीडीपी। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जीडीपी आपको पता है, ठीक है, और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, अब इन्फ्लेशन के बारे में आप जानते हैं, मुद्रास्फीति के बारे में, कभी महंगाई ज्यादा, मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती है। अब साल भर की अगर हम जीडीपी देखेंगे तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ेगा ना कुछ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं विदाउट इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं जीडीपी कैलकुलेट करने में, तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। जब भी हम मुद्रास्फीति के फैक्टर को जीडीपी कैलकुलेट करने में नहीं ध्यान में ला रहे हैं, तो नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी क्या है? जब भी हम मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है, जो इफेक्ट है, उसको हम ध्यान में रख रहे हैं, तो वो आपका रियल जीडीपी हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से बताना, रियल जीडीपी ज्यादा होगा कि नॉमिनल जीडीपी? रियल जीडीपी ज्यादा होगा कि नॉमिनल जीडीपी? तो ध्यान दीजिएगा, जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो हमेशा रियल जीडीपी से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण जो दिक्कतें हो रही हैं उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो क्लियर क्लास? कोई आपसे पूछेगा मार्केट कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, बता लोगे? डन। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताना। कोई पूछेगा जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, बता लोगे? डन। डन मान रही हूं। फिर उसके बाद कोई पूछेगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है? अरे भाई, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हम ध्यान में रखते हैं, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इग्नोर कर लिया जाता है। ये याद रखिएगा। चलो, इतनी चीजें आप लोगों को बता दी मैंने। अब एक प्रश्न देखेंगे, ठीक है, कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? थोड़ा टाइम लीजिए, कुछ ज्यादा चीजें मैंने आपको नॉलेज दे दी है, तो थोड़ा समय लेके आराम से बताने का प्रयास करिए क्लास, और बताइएगा जरूर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे मैं आप लोग के कमेंट पढ़ती हूँ, आप लोग ने बताया है कि मैम समझ में आ रहा है, तो लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। बताइए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? तो जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो यहां पर ये आपका रेशियो होता है, किसमें? नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ए आपका सही उत्तर है। जीडीपी डिफ्लेटर याद रखिएगा क्लास, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 होता है। तो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, नॉमिनल पता है ना, इन्फ्लेशन को नहीं ध्यान में रखा जा रहा है, रियल में इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड किया जा रहा है। जीडीपी क्या है बता दो जल्दी से? जीडीपी मतलब हम भारत के बाउंड्री के अंदर एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड एंड सर्विसेज का, उसको ध्यान में रख रहे हैं। और फाइनल गुड एंड प्रोडक्ट, ये याद रखिएगा, फाइनल गुड एंड प्रोडक्ट, इंटरमीडिएरी नहीं कि बीच का कोई रॉ मटेरियल नहीं, फाइनल गुड एंड प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं। अब इतना याद होगा आपको।
तो देखिए, जब भी हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो इट इज अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, जो मैंने आपको बता दिया है। चलो अगला क्वेश्चन, फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। तो क्या होगा, नेशनल इनकम हम किसको कहते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर प्राइस, या फिर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको इसीलिए बताया है कि मार्केट प्राइस क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। समय लीजिए, नेशनल इनकम क्या है, बताइए क्लास। एनएनपी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जीएनपी पढ़ाया था यहां पर। अब आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, मैं आपको फिर बताती हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात जो मैं आपको बता रही हूं। मैंने आपको ध्यान दीजिएगा क्लास, मैंने आपको आज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और मार्केट प्राइस दोनों बार पढ़ा दिया। मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया था, जीएनपी पढ़ाया था, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी हम डोमेस्टिक मतलब हम बाउंड्री की बात करेंगे, इसमें जो भी फाइनल गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। भले कोई फॉरेनर है, वो भारत में आके अपनी कंपनी लगाया है और वो कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो भारत में आके उसने अपनी फैक्ट्री लगाई है। इंडियंस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फाइनल गुड और सर्विसेज, वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, डोमेस्टिक। जीएनपी की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे नेशनैलिटी मैटर करती है। खाली जो इंडियंस, हम उनको ध्यान देंगे। कोई इंडियन यूएसए में जाकर अपनी कंपनी लगाकर गुड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जीएनपी में होगा, और जितने भी भारतीय भारत में रहकर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन कोई अगर फॉरेनर है, वो भारत में आकर अपनी कंपनी लगाया है और खूब ढेर सारा प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो जीएनपी में नहीं इंक्लूड होगा। ये सब पता है ना। चलो अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब हम एनडीपी कैलकुलेट करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ये क्या होता है, एनडीपी इक्वल्स टू, जल्दी से बता दो, यहाँ पर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। याद है ना क्लास, बताओ। ये था उसी तरीके से जब मैंने आपको एनएनपी बताया था, नेट, तो यहाँ पर क्या था, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था ना, जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई मशीनरी है, कुछ भी है, वो डेप्रिशिएट करेगी वैल्यू, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर होता है जब हम एनडीपी और एनएनपी कैलकुलेट करते हैं। अब याद रखिएगा, यही एनएनपी जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, तो वो हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में मदद करती है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लास, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लो, नेशनल इनकम इज नोन एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पता है ना, ठीक है। इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ इनकम ऑफ रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग कैपिटल कंजप्शन और डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहां पर डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे, याद रखिएगा। ऑल द पेमेंट दैट आर मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आर एट फैक्टर कॉस्ट एज विच गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। अब आप खुद सोचो, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, कोई फर्म लगा रहे हो, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ज़मीन की, लैंड की, लेबर की ज़रूरत होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी ना। तो इन सब चीज़ों को हम जब फैक्टर कॉस्ट में देखते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट जो किसी गुड को प्रोड्यूस करने में लगा उस फर्म द्वारा, तो वो फैक्टर कॉस्ट होता है। क्लियर है ना। और फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन सब्सिडी इंक्लूडेड होती है। तो हम क्या कहते हैं,
फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब याद हो गया होगा, तो नेशनल इनकम को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलो और भी प्रश्न होंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे आप लोग। अब इस प्रश्न को देखो, यहां पर बोला गया है अपस्फीति की बात की गई है, ठीक है। यहां पर किसकी बात की गई है? डिफ्लेशन के बारे में बात की गई है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ये क्या है? इट इज अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट द अदर करेंसी। It is the persistent stresses in the both the financial and real sector of economy. It is a persistent fall in the general price level of goods and services. It is a fall in the rate of inflation over a period of time. तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डिफ्लेशन की बात यहाँ पर की गई है। तो या किसी मुद्रा के मूल में अन्य मुद्राओं के मुकाबले अचानक गिरावट की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था डिवैल्यूएशन। चाइना क्या करती है? अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट कर देती है, ठीक है। या अर्थव्यवस्था के वित्तीय और वास्तविक दोनों क्षेत्रों में लगातार मंदी है? नहीं। या वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में लगातार गिरावट की बात करती है। ये आपका सही उत्तर है सी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपके बाबा जी ने क्या बोला, अरे मैं तो 1 रुपये में स्कूल की फीस भी दे देता था, मेस का खाना भी खा लेता था, शर्ट पैंट भी खरीद लेता था, मूवी भी देख लेता था और थोड़ा सा पैसे बचा के 10-12 दिन चाय भी पी लेता था 1 रुपये में। तो आज 1 रुपये की वैल्यू आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो 1 रुपये की जो परचेजिंग पावर थी, वैल्यू थी, वो समय के साथ घट गई, तो हमने इन्फ्लेशन कह दिया सपोज, ठीक है। अगर आप अपने बाबा जी से कहो कि अरे आप 1 रुपये में बस इतना काम करते थे, मुझसे पूछिए, मैं तो आज 1 रुपये में मम्मी के लिए गोल्ड की चेन भी ले आती हूँ और साथ ही साथ कॉलेज की फीस भी दे देती हूँ, 12 महीनों के लिए 12 नए नए कपड़े भी ले आती हूँ, साथ ही साथ चॉकलेट्स अपने दोस्तों को भी दे देती हूँ, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेती हूँ। मतलब आपने अपने बाबा के 1 रुपये से ज़्यादा आज आप अपने 1 रुपये का यूज़ कर ले रही हैं। तो परचेजिंग पावर आज आपके समय में 1 रुपये की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहा जाएगा? ठीक इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इट इज अ परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। गुड एंड सर्विसेज की जो प्राइस थी ना, वो आपकी घट गई। अगर आपके पिताजी बाल कटवाने के लिए 10 रुपए देते थे इस सर्विस को लेने के लिए, बाल कटवाने वाली सर्विस को लेने के लिए, तो आज आपको अपना बाल कटवाने के लिए खाली 1 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। उस सर्विस के लिए आज आपको खाली 1 रुपए देने पड़ रहे हैं, जिसके के लिए आपके पिताजी को 10 रुपए देने पड़ते थे। अगर आपके पिताजी जाते थे मार्केट में शर्ट और पैंट खरीदने, वो 100 रुपए में खरीदते थे, तो आज आप शर्ट और पैंट जो गुड्स हैं उसको बस 50 रुपए में खरीद रहे हैं। तो क्या हुआ? इट इज अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई ना? या वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में लगातार गिरावट की बात करती है। चल, यहां पर 2 प्रश्न हैं, आसान प्रश्न है, तो मैंने एक साथ 2 प्रश्न रख लिए थे आप लोगों के लिए। थोड़ा सा समय ले लीजिए, आराम से दोनों प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बताती हूं, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिए क्लास, 2 प्रश्न हैं यहां पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेसल थर्ड दिया गया है। आप जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो उसमें नॉर्म्स है, बेसल फर्स्ट, बेसल सेकंड, बेसल थर्ड नॉर्म्स, जो कि बैंकिंग से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने आपको उत्तर भी दे दिया। नागरिक विमानन में सुरक्षा अंतरिक्ष नहीं, साइबर अपराध से नहीं, खिलाड़ी द्वारा नशीले इससे नहीं, बैंकों की पूंजी की पर्याप्तता को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक है बेसल, ठीक है, ये याद रखिएगा। डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए S&P 500, S&P जो है 500 वो क्या है? सुपर कंप्यूटर है? नहीं, वो सुपर कंप्यूटर नहीं है। ई बिजनेस में एक तकनीकी है? नहीं। ब्रिज बिल्डिंग में एक नई तकनीक है? नहीं। बड़ी कंपनियों के शेयरों का सूचकांक है, ठीक है, एंड इंडेक्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ लार्ज कंपनी। तो यहां पर सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। अब यहां पर
हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न काफी बड़ा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी थोड़ा समय ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, फिर उत्तर देती हूँ। देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड है ये और ट्रेडमार्क से रिलेटेड है प्रश्न है। आप लोग जीआई टैग के बारे में सुनते हैं ना कि जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वीडियो को पॉज करिए। ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में दिया गया है, याद रखिएगा। पूछा गया है ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल इंडिकेशन में डिफरेंस क्या है। जो ट्रेडमार्क होता है वो एक व्यक्ति या कंपनी का अधिकार होता है, जबकि भौगोलिक संकेत एक समुदाय का अधिकार होता है। ट्रेडमार्क को लाइसेंस दिया जा सकता है, जबकि भौगोलिक संकेत को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। ट्रेडमार्क निर्मित वस्तुओं को दिया जाता है, जबकि भौगोलिक संकेत केवल कृषि वस्तु उत्पादों और हस्तशिल्प को दिया जाता है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास। ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात की गई है और ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात की गई है, याद रखिएगा। जब भी हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो ट्रेडमार्क जो है वो एक व्यक्ति या कंपनी का अधिकार होता है, ये बिल्कुल सही है। और जब हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये एक भौगोलिक संकेतक होता है ना, जो कि एक समुदाय का अधिकार होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मलिहाबाद के आम की बात करें, टेराकोटा की बात करें गोरखपुर में ना, और लकड़ी के खिलौने की बात करें बनारस में, तो ये इन सबको जीआई टैग मिला है। ट्रेडमार्क को लाइसेंस दिया जा सकता है, जबकि भौगोलिक संकेतक को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। हाँ, लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। ट्रेडमार्क निर्मित वस्तुओं को दिया जाता है, जबकि भौगोलिक संकेतक केवल कृषि वस्तुओं, उत्पादों और हस्तलिपि को दिया जाता है। नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ट्रेडमार्क जो है वो निर्मित वस्तुओं को दिया जाता है, सही है, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं जीआई टैग की, तो ये भी निर्मित वस्तुओं को दिया जाता है। जैसे टेराकोटा की हम बात करें, ठीक है, और हम अगर पेठे की बात करें तो ये सब क्या है, जीआई टैग मिला है ना, तो ये आपका गलत हो गया तीसरा। तो सही कौन सा है, केवल एक और दो, ठीक है क्लास, ठीक है ना। यहाँ पर कि अ ट्रेडमार्क इज असाइंड टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स whereas GI tag is assigned to the agriculture goods, सही है। प्रोडक्ट सही है, हैंडीक्राफ्ट सही है, लेकिन ओनली गलत है। यहाँ पर भी आपके मैन्युफैक्चर गुड हो सकते हैं, तो इसी वजह से तीसरा गलत है, लेकिन पहला दूसरा सही है। तो चलो क्लास, अब आज का सेशन यही खत्म होता है। क्लास के एंड में बताइएगा क्लास कैसी लगी, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। इकोनॉमी समझ में आ रही है, पॉलिटी समझ में आ रही है, मॉडर्न इंडिया भी मैं कवर कराऊंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। और अच्छा क्वेश्चन रखा जाएगा, लेंदी क्वेश्चन रखा जाएगा, ताकि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आप लोगों को आज विश नहीं किया, हैप्पी बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप सभी पर कृपा करें, आप सभी लोगों को ज्ञान बुद्धि विद्या दे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्या, कि हमें परिश्रम करना है, हमें अपना कर्म करना है। हम अपना कर्म करेंगे, ईश्वर हमें सफलता जरूर देगा। हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, हमारे ईश्वर का आशीर्वाद सभी हमारे पर है, हम लोगों पर, ठीक है। लेकिन परिश्रम हमें करना होगा। और विद्या ददाति विनयम, तो जितना ज़्यादा आप विद्या ले रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आप विनम्र भी बनिए अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। विनम्रता बहुत ही आवश्यक है क्लास। कभी भी ऐसे मतलब बहुत रूड मत बनिए, सबके साथ अच्छे से बात करिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, आपको जरूर सफलता देगा, लेकिन आप भी एक अच्छे नागरिक बनिए। और बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं मेरे सारे स्टूडेंट्स को। आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके से मैं ऐश्वर्या सिंह अब आप लोगों के साथ बनी रहूंगी डिकोड एग्जाम के साथ। आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें। थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ।